हेलो दोस्तों। आज अ, मैं डॉक्टर आर एस सेंगर तितिक्षा हेल्थ केयर के सर्जन से फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। आज मेरा एक विशेष टॉपिक है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया यानी इससे हर तीसरा या चौथा बंदा इससे पीड़ित होता है, उसको पता ही नहीं लगता है कि उसको क्या तकलीफ़ है। आमतौर से आपने सुना होगा कि अर्थराइटिस के बारे में या गाउट के बारे में जॉइंट पेन से रिलेटेड शिकायतें सुनी होंगी। लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया है क्या? फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली ये जॉइंट्स को तो इन्वॉल्व करता है। ये कॉमन और क्रॉनिक सिंड्रोम है। कॉसेस बॉडीली पेन, बॉडी का पेन भी होता है और मेंटल डिस्ट्रेस भी करता है। बॉडी में पेन जो पर्टिकुलर एरिया को अगर जैसे स्पाइन है या जॉइंट्स में करता है तो उसके जो फेसिया है यानी मसल्स है और जॉइंट के साथ साथ उसको भी अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ में उसका इन्फ्लेमेशन होता है साथ में। इसमें जो रेशियो मेल टू फीमेल में मोस्ट कॉमनली इसको ये पाया जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया ये जो एज ग्रुप है बेसिकली अराउंड द 20 ईयर्स से स्टार्ट होता है। उससे ऊपर जितने भी वो आता है, जो एज ग्रुप आता है वो कोई भी इससे अफेक्टेड हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो फाइमेलियर जो एडल्ट एज है अबव द 18 ईयर ऑफ एज या 20 ऑफ एज है, वो इससे अफेक्टेड है। बहुत बड़ा एक वो तबका इससे अफेक्टेड है। इस पे जो मोस्ट कॉमनली जो इसके जो मोस्ट छोटे से इसको मैं एलेबरेट करूँगा। जो इसमें वाइड स्प्रेड होता है, पेन होता है, फैटीग होता है, अदर टाइप ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, ये इसमें देखा गया है। इसमें जो मैंने बेसिकली बताया था, इसमें सॉफ्ट टिश्यू या मायोफेशियल इन्वॉल्वमेंट मोस्ट कॉमनली होता है। रिस्क फैक्टर होता है इसके साथ एसोसिएटेड जो इसको और बढ़ा देता है, जैसे ट्रोमेटिक इंजरीज होती है, रोमेटिक अर्थराइटिस होता है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और जैसे लूपस है जैसे एग्जांपल के लिए, और या दूसरे जेनेटिक फैक्टर है जिसमें जेनेटिक फैक्टर में देखा गया है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफ़र होता है। इसका मोस्ट कॉमनली जो क्योर रेट है, ये इसकी कोई स्पेशल दवा नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक होता है, और मेडिकेशन होता है, सिंपल एक्सरसाइज होता है, एक्यूपेंचर, बिहेवियरल थेरेपी होती है, साथ साथ कभी कभी फिजियोथेरेपी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो टू रिलीव पेन और एक साउंड स्लीप के लिए जो होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वाइड स्प्रेड पेन होता है। पेन जो ज़्यादा एग्रीवेटिव कंडीशन में पाया जाता है तो रेडिएट करता है जॉ लाइन पे। स्टिफनेस देखी जाती है, पेन, टायर्डनेस, फेसियल मसल्स में देखी जाती है टायर्डनेस, और उसके एडजस्ट फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो खासकर जो स्टिफनेस इसमें देखी जाती है जो जॉइंट्स में और मसल्स में इन द मॉर्निंग। जैसे कोई बंदा इसको जैसे उठता है मॉर्निंग टाइम में, उसको लगता है कि उसको उठने का मन नहीं कर रहा है, उसके एकदम से जॉइंट ये पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेन हो रहा है, ये ज़्यादातर इसमें देखा गया है। इसके साथ एसोसिएटेड होता है, हेडेक एसोसिएटेड होता है, और इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न देखा गया है। मतलब कि कोई इसमें जो पैटर्न होता है एक बराबर सा नहीं कि स्लीप पैटर्न एक पर्टिकुलर टाइम में पाया गया है। और इरेगुलर बाउल सिंड्रोम होता है, मतलब जो बाउल हैबिट होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप नहीं होता है, ये वेरी होने लगता है। उसके जो टॉयलेट जाने का वो जो होता है, ये आगे जाके क्रॉनिक कंडीशन में देखा जाता है जहाँ स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है इसमें। टिंगलिंग एंड नर्वनेस इन द हैंड एंड फीट्स देखा गया है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, रेस्टलेस रहते हैं कि एक जगह कोई रखना, मतलब खड़े हो ना पाना या एक पर्टिकुलर जगह में मूवमेंट करना, एक जगह जाना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेंसिटिविटी टू हायर सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड हीट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लू चल रही है या गलन चल रही है उसको आप फील कर रहे हैं, नहीं, उसको हर कोई फील करता है। लेकिन नॉर्मल जो कंडीशन होती है जब
कम सर्दी या कम गर्मी हो तब भी इनको एक्सेस अमाउंट में वो चीज़ें महसूस होती हैं। ये चीज़ें देखी हैं। तो सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड हीट के बारे में कह रहा था। डिफ़िकल्टी विद मेमोरी हो जाती है लेटर ऑन स्टेज में। मेमोरी के साथ ये हो जाता है कि इसको मेमोरी और कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। इसको फाइब्रोफॉग फिनोमेना कहते हैं हम लोग अपने भाषा में। फाइब्रोफॉग फिनोमेना टिपिकली एक फीचर है फाइब्रोमाइल्जिया का। तो और फैटीग देखा जाता है। रेयर केसेस में इसमें कुछ और चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती हैं, जैसे प्रॉब्लम विद विज़न देखा है, नौसिया होता है, पेल्विक यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, वेट गेन होती है धीरे धीरे, डिजीनेस है, कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखने लगते हैं, और स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, चेस्ट सिम्टम्स हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, ब्रेथलेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है। ये ज़्यादातर एग्रीवेट करती हैं जो रेयर चीज़ें थे, मोर देन एज ऑफ 45 ईयर एज में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब मैं आता हूँ इसमें जो कॉजेज़ फैक्टर होते हैं, खासकर इसमें उनमें देखा गया जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क कंडीशन होती हैं उनकी, या ट्रोमेटिकल फिजिकल कंडीशन होती है, जो आफ्टर जो कंडीशन आती हैं, जो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं उनके बाद ज़्यादातर देखा जा रहा है। कुछ इमोशनल इवेंट होते हैं सच एस कार एक्सीडेंट्स वगैरह, उसके बाद मैंने जैसे अभी रिपीट किया था, उसके बाद ये ज़्यादा उन पेशेंट में पाई जाती है। कुछ और फैक्टर हैं, रिपीटेटिव, बार बार किसी को बार बार इंजरीज हो रही है, एक के बाद एक हो रही है, फ्रैक्चर होता है, कहीं ट्रॉमेटिक टेंडन टीयर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, रोमेटिक अर्थराइटिस इसका एक प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर है। दूसरे ऑटोमिन्यून डिजीज़ है, मैंने जिसका पहले भी जिक्र किया है, जैसे लूपस है, और स्पाइनल एथराइटिस भी एक बहुत इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। जैसे मैंने बोला, रीढ़ की हड्डी का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तब इसमें ज़्यादातर देखा गया है। एनकोलॉजिंग, जैसे इसके जो रोमेटिक है, ऑटोमिन्यून है, स्पाइनल एथराइटिस में जो लेटर ऑन कॉज करता है एनकोलाइसिस स्पॉन्डिलाइटिस देखा गया है, तो हायर रिस्क टू डेवलप फाइब्रोमाइल्जिया उस सब के। इसमें सीएनएस प्रॉब्लम मैंने बताया था, जो मेमोरी या कंसंट्रेशन के लिए प्रॉब्लम आने लगती है। और जीन रेगुलेटेड भी होता है, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी होती हैं, कुछ स्टिमुलाई से होती हैं जो एग्रीवेट कर जाती हैं। वो अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको इनहेरिटेंस कर रहा है, या पीढ़ी दर वंशज में तो उसको मिल रहा है। सिंपल कुछ हद तक कुछ सिम्टम्स इसमें हाइपोथायराइड्स की तरह होते हैं, लेकिन सारे नहीं, उसमें मेमोरी या कोई मेंटल या डिस्ट्रेस या स्पाइनल चीज़ें नहीं इन्वॉल्वमेंट होती हैं। लेकिन हाइपोथायराइड में वेट गेन करना, कुछ चीज़ें इससे कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन टोटली ये अलग है चीज़ें फाइब्रोमाइल्जिया। इसको ना आर्थराइटिस ना गाउट या दूसरे पॉलीआर्थराइटिस से आप इसको मिला नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरे 3 क्राइटेरिया देखा गया। पहला कि पेन सिम्टम्स ओवर प्रीवियस वीक इनिशियली देखा जाता है। इसमें 90-95 बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताएगा। फैटीग इसमें एसोसिएटेड है, अनसेटिस्फैक्ट्री स्लीप है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम है जो आपको ब्रेन से रिलेटेड होती है, सिपनेट ऑर्गेनाइड लास्ट 3 जो 3 मंथ्स में होते हैं, जो आपको रीड आउट करते हैं, जो मैंने पहले सिम्टम्स कराए, तो रेगुलरली उसमें अगर वो चीज़ें पाई गई हैं वो देखा जाता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट बेस पे। ट्रीटमेंट में इसमें अगर हम एक्टिव एक्सरसाइज करें, एक मॉडरेट टाइप की एक्सरसाइज होती है, नॉट हैवी एक्सरसाइज, जो अगर रेगुलर करें तो इसमें बहुत मदद मिलती है इसके क्योर में। एक्यूपेंचर थेरेपी, साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के साथ साइकोथेरेपी, मेंटल डिस्ट्रेस, अगर मेंटल जो इसमें काउंसलिंग की जाती है, किस तरह से आप कैसे कर सकते हैं, और आप ये दिखाया जाए या उसको वो दिया जाता है, मॉरल बूस्टअप दिया जाता है। इसमें साथ साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उसके उठने बैठने की तरह का क्या चीज़ इसमें अवॉइड करना है, जैसे कोई बहुत बड़ा कुशन टाइप का नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। जो बेड होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, पिलो वगैरह या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, या हैवी कुशन टाइप के बेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बेड होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पेशेंट को एडवाइस की जाती है। फिजिकल थेरेपी है,
लो डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इसमें दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट कभी होती है, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है इसमें। ऑल्दो दीज आर नॉट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होते हैं, एनेसाइड्स दिया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट कभी किसी किसी के केस में, क्योंकि ये हाईली डिप्रेस हो जाते हैं एक लेवल में आके, तो किसी किसी पेशेंट को इसमें एंटी डिप्रेसेंट जैसे डोलाक्सिन, कैम्बाल्टा और मतलब सिप्राइन दिया जाता है। और तो और अगर किसी किसी देखा में गया है कि सीजर तक भी आ जाता है, तो उसमें एंटी सीजर ड्रग दिया जाता है, जैसे गाबापेंटिन, जैसे टिंगलिंग नमनेस वगैरह होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिकेशन थेरेपी है, जो जिसमें नोरेंटाइन और प्रेगाबालिन और लैरेका होता है। रिडक्शन इन पेन एंड टेंडरनेस, स्टिफनेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए अलग से मेडिकेशन वगैरह दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको मतलब कि ट्रीटमेंट में इनको अपनाया जाता है। अब आते हैं इसमें जो बेसिक जो डाइट्स होती हैं वो किस तरह की हम लोग फाइब्रोमाइल्जिया में देखते हैं। हाई एनर्जी डाइट फूड देखते हैं, लो इन शुगर होना चाहिए, शुगर फ्री होना चाहिए, स्टार्च या ग्लूटेन इसमें अवॉइड करना चाहिए, और कटिंग आउट फर्मेंटेटेड जो जितने भी फूड्स होती हैं, जो भी प्रिजर्वेटिव जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। डायो मोनोसेक्राइड्स या पॉलीऑल्स वगैरह इसको अवॉइड वो कर किया जाता है। और लो डाइट इन फूड मैप वगैरह इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। तो इसमें कुछ नॉट ईटिंग एडिटिव एक्सो साइटोटॉक्सिन्स होते हैं, वो आप कभी नहीं इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कुछ तरह के फूड जो होते हैं कंपोजिशन, तो उनको खासकर इसमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे एस्पार्टेम होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट्स होता है, तो ये ज़्यादातर इसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब किसी फूड में है। और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए, या नट्स या फ्रूट्स में लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हैवी काफ़ी ज़्यादा रिच इन फाइबर्स होते हैं। जो नट्स एंड फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो उनका यूज़ करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट और हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। जो टेंडर पॉइंट है इसमें, तो बैक एंड हेड होता है, नी होता है, आउटर एल्बो, नेक, शोल्डर, आउटर हिप एंड चेस्ट, ये मोस्ट कॉमन साइट्स होते हैं जो इसमें कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं फाइब्रोमाइल्जिया में। तो एक भ्रांति है लोगों को, ज़्यादातर लोग फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में नहीं जानते हैं। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी कमेंट आप भेजना चाहें, या कोई भी क्वेरी है इसमें ज़रूर भेजिएगा। और इस चैनल को अगर आप कोई ये मैटर अगर पसंद आया है, तो एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।